हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नागेंद्र मिश्रा एक बार पुनः आपके सामने पुराने वर्षों के पेपर को लेकर उपलब्ध हूं और आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2013 के यूपी टेट के पेपर। गाइस, मेरा जो पहला ये प्रीवियस ईयर के पेपर के सीक्वेंस में जो 2011 का पेपर मेरा पड़ा था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण उसे हमने रिमूव करवा दिया है और आप बिल्कुल एकदम परेशान मत होइएगा, क्योंकि आज उस सीक्वेंस में हम लोग यूपी टेट 2013 के पेपर को सॉल्व करेंगे। उसके तदुपरांत उसके उपरांत हम लोग 2011 के पेपर को कल या परसों में सॉल्व करेंगे। उसका कारण यह था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण नितिन सर ने कहा, सर ये वीडियो थोड़ा सा बच्चों को सहज और सुग्राह्य कम हो रहा है, इसको हम लोग रिमूव करके दूसरे तरीके से और नए सिरे से इसको बनाएंगे। तो उसको लेकर आप बिल्कुल चिंतित मत होइएगा। हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको विद सॉल्यूशन उसे आपको प्रोवाइड करेंगे। और उसका कारण एक बात और भी है कि जो ये हम लोग सीक्वेंस जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इस पेपर के सॉल्व कराने का हमारा प्रमुख ध्येय यह है कि आपको पुराने वर्षों के पेपर को अगर हम लोग सॉल्व करा देंगे तो आपको आगामी परीक्षा में होने वाले जितने भी प्रश्न आते हैं उसका एक स्वरूप पता चल जाएगा और वहां से आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि हमारी परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। गाइस, इसमें बहुत सारे हमारे न्यू कमर्स दोस्त होंगे जिनको ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उनके पास इस बात का एग्जैक्ट अंदाजा नहीं होता कि किस प्रकार के प्रश्न यूपी टेट में बनाए जाते हैं। उसी सीक्वेंस में हम लोग आज यूपी टेट 2013 का सॉल्व करेंगे, प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैं देना चाहूंगा कि हमारे स्टडी 91 के पेड बैच में यूपी टेट का बैच लॉन्च हो चुका है, जो हम लोगों ने 2 नवंबर से लॉन्च कर दिया है। जो भी हमारे इच्छुक दोस्त प्रतिभागी हों वो उसको अब ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इन सब के साथ साथ बाल मनोविज्ञान से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो स्टडी 91 के वेबसाइट से आप बाल मनोविज्ञान का अपना एक छोटा सा मैटर है, जो आप कह सकते हैं बहुत छोटा और बहुत टेक्निकल तरीके से लिखा गया है, जो आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा। तो गाइस, बिना समय जाया किए हम लोग आज सॉल्व करेंगे 2013 का प्रश्न पत्र और विथ इंटरप्रिटेशन। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, नागेंद्र मिश्रा के साथ, एक बार बाल मनोविज्ञान के साथ। सबसे पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। गाइस, सबसे पहला प्रश्न जो 121 ये 2013 के पेपर को मैं सॉल्व करा रहा हूं। जो देर से आए उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि 2013 की यूपी टेट के प्रश्नों को हम आज सॉल्व करेंगे और विथ इंटरप्रिटेशन किस तरीके से इसका उत्तर निकलता है और उसके साथ जितने विकल्प हैं उनसे संबंधित वो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो इस तथ्य से जुड़े हैं, अर्थात वो सारे के सारे कंसेप्ट को हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। तो गाइस, इस प्रैक्टिस सेट को करवाने के पीछे हमारा जो सबसे प्रमुख ध्येय है वो ये है कि आपके एक प्रश्न तैयार होने के साथ साथ कम से कम एक प्रश्न को आप देखने के साथ साथ 3 से 4 प्रश्न का मार्जिन लेकर चलें, जिससे 3 से 4 प्रश्नों की आपकी तैयारी हो सके। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं, अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कोहलबर्ग। सबसे पहला प्रश्न जो है वो है कोहलबर्ग का विकास का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। गाइस, यहां पे 4 सिद्धांत दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो सबसे पहला सिद्धांत है भाषा विकास का सिद्धांत। क्या है भाषा विकास का सिद्धांत? तो गाइस, ये आपको मालूम होगा, ये भाषा विकास का जो सिद्धांत था यह आपका किसका था? यह आपका चामस्की का था। जो भाषा विकास का सिद्धांत जिस मनोवैज्ञानिक ने दिया था वो चामस्की ने दिया था, जबकि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिस मनोवैज्ञानिक ने दिया था उनका नाम जीन पियाजे था। क्या नाम था? जीन पियाजे था। जबकि नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कोहलबर्ग थे। नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलबर्ग थे। इस तरीके से हमारे 121 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल थर्ड सही होगा। अर्थात कोहलबर्ग ने जिस विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसे हम नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। और इन सबके साथ साथ भाषा विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो भाषा विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन चामस्की ने किया था और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन पियाजे ने किया था, जबकि नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलबर्ग ने किया था और सामाजिक विकास का प्रतिपादन जो किया था वो आपके वाइगोत्स्की ने किया था। किसने किया था? वाइगोत्स्की। तो गाइस, ये जो सिद्धांत हैं ये आपके टेट की परीक्षा में ध्यान दे लीजिएगा। यहां पे भाषा विकास चामस्की, संज्ञानात्मक विकास पियाजे, नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन आपके जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर है नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलबर्ग थे, जबकि सामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? लेव वाइगोत्स्की, जो एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे। गाइस,
गाइस इस सीक्वेंस में मैं इसलिए आपको इस तरीके से सॉल्व करा रहा हूं जिससे आपकी परीक्षा में आने वाले आगामी सिद्धांत से संबंधित प्रश्न किसी तरीके से गलत ना हो। यही कारण है कि हम पुराने वर्षों का पेपर ले आए हैं और आपको सॉल्व करा रहे हैं। और इस सॉल्यूशन के साथ हमारा प्रमुख ध्येय यह है कि आप बहुत अत्यधिक से अत्यधिक प्रश्नों से आपको रूबरू कराया जाए, आपको परिचित कराया जाए, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपके इस 121 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सबसे राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यहां पे नैतिक विकास के सिद्धांत की बात जो की है कोलबर्ग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 122 को नंबर देखिए, कह रहा है भाटिया बैटरी जो है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? क्या है? भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? अर्थात भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है? व्यक्तित्व से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है, सृजनात्मकता से संबंधित है और आवृत्ति से संबंधित है। तो गाइज यहां पे हमें यह बताना है कि भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है। तो गाइज यहां पे कौन कौन सा विकल्प दिया है? व्यक्तित्व से बिल्कुल संबंधित नहीं है, यहां पे व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है, ना तो सृजनात्मकता से संबंधित है और ना ही आवृत्ति से संबंधित है, बल्कि भाटिया बुद्धि परीक्षण जो है ये बुद्धि परीक्षण है, इसीलिए इसे भाटिया बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भाटिया बुद्धि परीक्षण। अन्य हम लोग ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। अन्य ऑप्शन क्या है? जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित कौन कौन है, तो गाइज आप जान लीजिएगा 16 PF एक टेस्ट है जो कैटल का है, 16 PF टेस्ट। उसके बाद हरमन रोसार्क टेस्ट जो स्विट्जरलैंड के थे जिन्होंने किया था, और इसके साथ कैट, ठीक है, MMPI। ये सारे के सारे टेस्ट आपके किससे रिलेटेड हैं? ये सारे के सारे टेस्ट आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड हैं। तो आप ये बात जानते रहिएगा कि पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो टेस्ट है वो 16 PF है, हरमन रोसार्क का टेस्ट है, टैट है, कैट है, MMPI है। तो इस तरीके से ये सारे टेस्ट जो है आपके व्यक्तित्व से रिलेटेड है। बुद्धि से रिलेटेड जो आपका है ये भाटिया बुद्धि परीक्षण दिया है। सृजनात्मकता से संबंधित जो टेस्ट है वो आपका है 3 डिब्बा परीक्षण। कौन कौन सा है? 3 डिब्बा परीक्षण, अर्थात 3 डिब्बा परीक्षण जो है आपके सृजनात्मकता से संबंधित है। चित्रपूर्ति परीक्षण भी सृजनात्मकता से संबंधित है, जबकि और एक चीज और जानते रहिएगा, इस सृजनात्मकता के जो जनक माने जाते हैं, सृजनात्मकता के जनक ईपी टोरांस माने जाते हैं। सृजनात्मकता के जनक कौन माने जाते हैं? ईपी टोरांस माने जाते हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण आपके चैप्टर हैं जहां से बहुत सारे परीक्षण आते हैं और कई बार ये परीक्षण परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं जो आपको समस्यागत कर देते हैं। जैसे गाइस एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था, ड्राइंग और मिरर टेस्ट किससे संबंधित है? ड्राइंग और मिरर टेस्ट, तो याद रखिएगा ड्राइंग और मिरर टेस्ट जो संबंधित है वो आपके अधिगम से संबंधित है। किससे संबंधित है? अधिगम से संबंधित है। उसी तरीके से बहुत सारे टेस्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये टेस्ट याद रखिएगा, खासकर पर्सनैलिटी और बुद्धि से संबंधित कई टेस्ट पूछे जाते रहते हैं। इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 122 का जो आंसर है वो उसका आंसर होगा बुद्धि। तो एक बार फिर से याद रखिएगा, भाटिया परीक्षण जो है वह किससे संबंधित है? भाटिया परीक्षण बुद्धि से संबंधित है। ओके गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है स्क्रीन पर। ये बुद्धि आ गया उत्तर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक, यहां पे हम बात कर रहे हैं सामाजिक, ना कि शारीरिक ना तो मानसिक, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश 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 का विशेष महत्व होता है। गाइज यहां पे हमें यह बताना है कि बच्चों के सामाजिक विकास के लिए हमारी ये कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है? क्या होती है? सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है, यह हमें इसमें से बताना है। क्वेश्चन नंबर 123 में एक बार फिर से पढ़ते हैं कि बच्चों के सामाजिक विकास अर्थात सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, सामाजिक विकास में डैश 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 का विशेष महत्व है। पहला खेल से, दूसरा बाल साहित्य से, तीसरा दिनचर्या से, चौथा संचार माध्यम से। तो गाइज यहां पे 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। पहला है जो खेल चूंकि बालक के सामाजिककरण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, एक बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी है, जिसमें क्या होता है, खेल में ऐसा तो है नहीं बालक अकेले खेलता है, क्योंकि उसका एक समाज होता है, उसकी अपनी एक सोसाइटी होती है, अपना एक ग्रुप होता है। तो इसमें क्या होता है, इसके सामाजिकता का बोध होता है, अर्थात उसके सामाजिक डेवलपमेंट होता है। बाल साहित्य की अगर बात की जाए तो बाल साहित्य से उसके व्यवहारिक और कह सकते हैं मानसिक विकास हो सकता है, लेकिन सामाजिक विकास बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता। दिनचर्या चूंकि एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, एक एकांगी प्रक्रिया है, इसलिए यहां पर भी सामाजिक
विकास की कोई बात नहीं हो सकती। संचार माध्यम से थोड़ा सा सामाजिक विकास होता है, लेकिन यहां पे बात हो रही किसके, बच्चों के संदर्भ में बात हो रही है, चाइल्ड के संदर्भ में बात हो रही है, वयस्क के संबंध में बात नहीं हो रही है, ना कि तो किशोर के संबंध में बात हो रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस अगर ऑप्शन 1 2 3 का अगर हम लोग आंसर निकालें तो इसका सबसे सटीक और सटीक आंसर जो होगा वो होगा खेल। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो खेल, यहां पे जो डैश डैश दिया गया है इस तरीके से यहां पे ब्लैंक स्पॉट में जो आएगा वो खेल उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों के सामाजिक विकास के लिए सबसे विशेष महत्व जिस चीज का है वह क्या है, आपका खेल है। खेल के माध्यम से बच्चों में सामाजिक विकास होता है। इसीलिए गाइस यहां पे एक बात आप याद रखिएगा कि बाल्यावस्था वह अवस्था होती है जहां से सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है, बाल्यावस्था से सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और यह सामाजिकरण की प्रक्रिया जो होती है यह किशोरावस्था में जाकर परिपक्व हो जाती है। कहां हो जाती है, किशोरावस्था में जाकर परिपक्व हो जाती है। और कई बार आपसे पूछा जाता है कि किस अवस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया एग्जाम में। यूपी टेट 2018 में इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी प्रक्रिया सामाजिकरण, कौन सी अवस्था सामाजिकरण से संबंधित है। तो याद रखिएगा बाल्यावस्था जो है वहां से सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अगर एग्जामिनर कभी घुमा के प्रश्न इस तरीके से करे कि किस अवस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया परिपक्व अवस्था में पहुंचती है, तो वो परिपक्व अवस्था में कब पहुंचेगी, परिपक्व अवस्था में पहुंचेगी किशोरावस्था में। तो गाइस 1 2 3 क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन नंबर 123 है आपका, इसका विकल्प जो होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अर्थात खेल से बालक के सामाजिक महत्व का संबंध है, अर्थात उसका विशेष महत्व है। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके साथ साथ आप एक विशेष बात और ध्यान रखिएगा। अगर कहीं किसी भी प्रश्न में आपको किसी तरीके से आपत्ति हो रही है या आपको आंसर लग रहा है कंट्राडिक्टरी है, चूंकि हम लोगों ने ये जो आंसर का सेटअप किया है ये पीएनपी के आंसर से कोरिलेट करके दिया है, और कहीं ऐसा नहीं कि इसमें 30 क्वेश्चंस में 30 बिल्कुल पीएनपी के अकॉर्डिंग सही है। एक आध क्वेश्चन कहीं अगर विवादित होता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा, उस पर मैं आपको पूर्ण आश्वासन तरीके से या पूर्ण तरीके से आंसर से सेटिस्फाइड कर दूंगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। मैंने बताया प्रेरणा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक प्रेरणा होती है और एक बाह्य प्रेरणा होती है। आंतरिक प्रेरणा, जब हम आंतरिक प्रेरणा के संदर्भ में बात करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग अभिप्रेरणा कहते हैं। जबकि जब हम बाहर से किसी से प्रेरित होते हैं तो सामान्य शब्दों में हम लोग उसे प्रेरणा की संज्ञा देते हैं या प्रेरणा से बोध होता है उसका। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं, फादर रॉबर्ट अपने बच्चों को चॉकलेट देते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगली कक्षा में कक्षानोत्तीर्ण पाने पर नंद कुमार को अपने पुत्रों की पुस्तकें देते हैं। गाइस यहां पे देखिएगा, यहां पे प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, यहां प्रश्न आपसे जो पूछा गया है वो आंतरिक प्रेरणा की बात कर रहा है। किसकी, आंतरिक प्रेरणा की बात कर रहा है। जबकि आपका ये जो पहला ऑप्शन है, आपका ये जो पहला ऑप्शन है ये बाह्य प्रेरणा के उदाहरण है। किसके हैं, बाह्य प्रेरणा के उदाहरण है। ये दोनों ही बाह्य प्रेरणा, क्यों, क्योंकि जब चॉकलेट दिया जाता है तो ये बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। नेक्स्ट, अपने पुत्र के जन्म दिवस पर गिरजेश कुमार दावत देते हैं, यह भी आपके बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। भाई जब आपको ऐसी प्रेरणा जो परिलक्षित होती है, ऐसा कह सकते हैं ऐसा स्टिमुलस या ऐसी प्रतिक्रिया जो बाह्य रूप से प्रदर्शित होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य प्रेरणा के संदर्भ में। लेकिन फिर क्या है, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार ने अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। देखिए यहां पे प्रशंसा करने से तात्पर्य यह है कि यहां पे सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, यहां पे प्रशंसा की जा रही है। और प्रशंसा जो होती है यह क्या होती है, यह प्रशंसा अपने आप में अंतर्मन को सुख प्रदान करता है, अंतर्मन को संतुष्टि प्रदान करता है। इस तरीके से अगर आंतरिक प्रेरणा का सशक्त उदाहरण जो हमें मिल रहा है वो हमारे ऑप्शन नंबर 4 से मिल रहा है। किससे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 से मिल रहा है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा ये जो है वो सीधे सीधे यहां पे चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। ठीक है, तो विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र को प्रशंसा करते हैं, यह हमारे आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। ओके गाइस, तो क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार देख लीजिएगा, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। ऑप्शन नंबर 4, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा अपने आप में आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि वह बच्चे को आंतरिक सेटिस्फैक्शन देता है। तो गाइस इसका सबसे बेहतरीन और सटीक आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा।
ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आंसर आपके सामने है। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली भांति प्रकार ध्यान रखना चाहिए। क्या कह रहा है, शिक्षण प्रक्रिया अर्थात हमारी जो टीचिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 125 नंबर पे हम लोग की बात हो रही है। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली भांति प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, किसका भली भांति प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता पर। बिल्कुल भाई, शिक्षण की प्रक्रिया जब संचालित होती है तो एक शिक्षक का सबसे बड़ा ध्यान क्या होता है, आप समझिए। जैसे सपोज दैट मैं यहां पे लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं और आप लोगों की कोई बेहतर प्रतिक्रिया ना आए या आप लोगों का कोई अच्छा फीडबैक ना आए तो निश्चित तरीके से वो ये मान लिया जाएगा कि यह टीचिंग प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अर्थात आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, आपको चीजें जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वो चीजें आपके समझ में नहीं आ रही है और आपकी सक्रियता अर्थात कहीं ना कहीं मेरी क्लास में इंटरेस्ट का भी अभाव है, नॉलेज के साथ साथ इंटरेस्ट का अभाव है, इसीलिए आप लोग उससे क्या होते हैं, बोर्ड हो रहे हैं, दूरी उससे एक अलगाव बना रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होती है, सक्रिय सहभागिता तो सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता सबसे अच्छे शिक्षण की विशेषता मानी जाती है। क्या मानी जाती है, किसी भी अच्छे शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सक्रिय सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो गाइस इसमें सबसे पहला विकल्प जो है वो सबसे सटीक लग रहा है। फिलहाल हम लोग अन्य विकल्पों पर भी बात करते हैं। ये विकल्प को हम लोग पहले रखते हैं कि विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। नेक्स्ट क्या है, अनुशासन और नियमित उपस्थिति। अनुशासन और नियमित उपस्थिति ये भी सही है, लेकिन यहां पे जो पहला है वो सबसे करीब है। दूसरा है गृह कार्य की जांच में लगन विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। ना तो ये आंसर बिल्कुल सही है और ना ही ये सही है। ये और ये दोनों आंशिक सत्य हैं, लेकिन यहां पे हमें क्या कहें, भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता जो है यह क्या होती है, शिक्षण प्रक्रिया में इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। अर्थात जब कोई शिक्षक शिक्षण की प्रक्रिया को संचालित कर रहा है तो उसका सबसे प्रमुख ध्येय क्या होना चाहिए, उसका सबसे प्रमुख ध्येय यही होना चाहिए कि उसके छात्र उसकी क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हैं अथवा नहीं ले रहे हैं। अगर उसके छात्र उसकी कक्षा में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो निश्चित तरीके से ऐसे शिक्षक को अपनी शिक्षण योजना में चेंजेस करना चाहिए, अपने टीचिंग मेथड को चेंज करना चाहिए, उसमें और ज्यादा डायमेंशन यूज करना चाहिए, उसमें और ज्यादा टीचिंग एड यूज करना चाहिए जिससे उनका छात्र उनकी कक्षा में रुचि ले। ये सारे जो फैक्टर होते हैं ये अच्छे शिक्षण की विशेषताएं मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं, आपके पास बेहतर टीचिंग मेथड हो, आपके पास बेहतर टीचिंग प्लान हो, आपके पास बेहतर टीचिंग एड हो और आपकी जो लिखने की शैली हो वो बेहतर हो। तो ये सारी चीजें जब आपकी बेहतर होती हैं तो छात्र क्या है उसमें सक्रिय तरीके से सहभागी बनते हैं, अर्थात सहभागिता में भाग लेते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहां पे ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा 125 का। ओके गाइस, समझ में आ रही है ना बातें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। आप विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 126 नंबर। 126 नंबर पे हम लोग की बातें हो रही हैं। बात होगी कि जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति, ठीक है, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यहां पे क्या मतलब है, यहां पे आप समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे जो विकल्प है आपका, ये जो ऊपर कथन दिया गया है, यहां पे कहा गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति क्या है, बी है। ये दोनों व्यक्ति क्या है, ए और बी है और दोनों क्या करते हैं, एक साथ मिलते हैं। यहां पे आके क्या हो जाते हैं, ए बी एक साथ मिल जाते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, अर्थात एक दूसरों पर उनका क्या होता है, इंप्रेशन भी पड़ता है। वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। क्या यह सत्य है कि वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं? बिल्कुल सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। गाइस, आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि हम सारे के सारे लोग जब मित्र बनाते हैं, जब हम लोगों का अपना एक ग्रुप होता है या अपना एक पीयर होता है, तो उसमें एक चीज बहुत विशेष बात होती है कि हम किसी के व्यवहार से, उसके विचारों से प्रभावित होते हैं, तब हमारे समूह का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आंशिक रूप से सत्य तो नहीं बल्कि यह निश्चित रूप से सत्य होता है और इसको पीएनपी ने यही उत्तर माना था। तो यह क्या होगा, निश्चित रूप से सत्य है। क्यों? क्योंकि जब हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है, हमारे विचारों में समता होती है, हमारे विचारों में समानता होती है, तो निश्चित तरीके से हम एक समूह का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अर्थात इस प्रक्रिया में विकल्प नंबर 2 जो होगा वो आपका सबसे राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा,
सत्य है, अर्थात विकल्प नंबर 2 सबसे सटीक और सबसे बेहतर आंसर है। ओके गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पियाजे मुख्यतः, क्वेश्चन नंबर 127, बढ़िया क्वेश्चन है। कई बार पियाजे महोदय, पियाजे तो एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो सी टेट से लेकर टेट तक सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये अगर आपने पियाजे को पढ़ा है तो निश्चित तरीके से आप मान लीजिए कि सी टेट की परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न मिलना ही मिलना है। क्यों? क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बाल विकास के क्षेत्र में, बाल विकास के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ है। ठीक है, जीन पियाजे के बारे में एक बात आप जान लीजिए कि जीन पियाजे जो थे ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहां के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। यह क्वेश्चन एक बार डीएसएसबी में पूछा गया है कि जीन पियाजे कहां के निवासी थे, तो आप जानते रहिएगा जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे और इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प क्या है? भाषा विकास का सिद्धांत। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने बताया था कि भाषा विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चामस्की ने किया था। किसने किया था? चामस्की ने किया था। तो गाइस, भाषा विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन तो चामस्की ने किया था। ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीन पियाजे ने। नैतिक विकास का जो किया था वो कोहलबर्ग ने किया था। किसने किया था? कोहलबर्ग ने किया था। तो नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलबर्ग ने, और सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था, जो मनोवैज्ञानिक थे, वो थे वाइगोत्स्की। कौन थे? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का पूरा नाम था लेव वाइगोत्स्की, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का दिया था। किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अभी आप लोगों के मन में एक संदेह ये आ रहा होगा, सर हमने तो जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, इसमें ज्ञानात्मक दिया है। तो गाइस एक बात जानते रहिएगा कि ज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक सिद्धांत एक ही है। क्या है? ज्ञानात्मक सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत एक ही है। उसी को संज्ञानात्मक कहते हैं और उसी को हम लोग ज्ञानात्मक भी कहते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत, क्योंकि संज्ञानात्मक को ही हम लोग ज्ञानात्मक मानते हैं। और इसका जो इंग्लिश वर्जन होता है कॉग्निटिव, क्या होता है? कॉग्निटिव होता है, अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत जो प्रतिपादन किया था उसको किसने किया था? पियाजे ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 to 7 का हमारा जो सही आंसर होगा वो पियाजे होगा। और पियाजे ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ओके गाइस, यहां पे कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई अगर क्वेरी हो तो आप निश्चित तरीके से कमेंट बॉक्स में हमें सूचित करते रहिएगा। मान लीजिए मैं अभी तत्काल आपको अगर आंसर रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा तो मैं कुछ क्षण के बाद आपको उसका आंसर दे सकूंगा। ओके गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, विकास का वही संबंध परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी। क्या होता है? मैच्योरिटी। ठीक है, मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता। ठीक है, परिपक्व कह रहा है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। ठीक है, उद्दीपन का जो संबंध है किससे? ठीक है, अब आप समझिए, जैसे यहां पे एक इक्वेशन के द्वारा समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए उस क्वेश्चन को वहीं पर रख दीजिए। सबसे पहले यहां पे ये बताया जा रहा है, अगर विकास है, अगर विकास का संबंध किससे है, जैसे रीजनिंग के मॉडल में आप सॉल्व करते हो, किससे संबंधित है? परिपक्वता से। तो यहां पे हमें यह बताना है कि सीधा सीधा कि उद्दीपन का संबंध है। उद्दीपन अर्थात स्टिमुलस, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। एस से इसे हम लोग डिनोट करते हैं। आपको याद आ रहा होगा एस और थ्योरी। अगर एस और थ्योरी आपको मालूम है थॉर्नडाइक की, तो निश्चित तरीके से आप इसका आंसर अपने आप निकाल लेंगे। एस और थ्योरी और आर एस थ्योरी, अगर ये थ्योरियों के नाम आपने सुना है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसका उत्तर दे सकते हैं। उद्दीपन का संबंध, अगर उद्दीपन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्टिमुलस से, एस से। और तो उसका संबंध किससे होगा गाइस? प्रतिक्रिया से, रिस्पॉन्स, जिसे रिस्पॉन्स से जो क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। तो यहां पे क्या हमारा उत्तर हो जाएगा? प्रतिक्रिया। अर्थात अगर विकास का संबंध परिपक्वता से है तो उद्दीपन का संबंध किससे होगा? उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से हो जाएगा। उद्दीपन का संबंध हमारे प्रतिक्रिया से हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। आपने देखा होगा कि थॉर्नडाइक का जो एसआर का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, एसआर का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का एसआर सिद्धांत है। तो यहां से एस का मतलब क्या हो गया? स्टिमुलस अर्थात उद्दीपन।
यहां कोरिलेट करके आप देख सकते हैं, यह है उद्दीपन, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे रिस्पॉन्स अर्थात प्रतिक्रिया। तो सीधी सीधी सी बात है कि यह किससे संबंधित हो जाएगा, प्रतिक्रिया से संबंधित हो जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात प्रतिक्रिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे इस 128 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है, 129, अपनी कक्षा, ठीक है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। मान लीजिए कोई एक बालक है, वो कक्षा में है और उसकी प्रवृत्ति जो है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि मूल प्रवृत्ति, जब मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक इंस्टिंक्ट्स, मूल प्रवृत्ति जब पढ़ाया था तो हमने बताया था कि मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, जन्मजात होती हैं, जिनमें चेंजेस नहीं किया जा सकता, जिनमें चेंजेस किया जा सकता है, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता। इसमें ये बता रहे हैं, इस प्रश्न जो पूछा जा रहा है यहां पे ये पूछा जा रहा है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है, ठीक है, तो उसे कौन सा एक्ट करना चाहिए, उसे क्या कार्य करना चाहिए। मान लीजिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, सपोज दैट, यहां पे एक एग्जांपल को हम लेते हैं, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं और कोई ऐसा व्यक्ति है जो समस्यात्मक है, या कह सकते हैं जो कम समझ पा रहा है, या जिसको लग रहा है कि नहीं ये चीजें सही समझ तरीके से नहीं आ रही है, अर्थात उसकी प्रवृत्ति में, या उसके वो चाहे कि उसकी प्रवृत्ति की समस्या चाहे उसका शारीरिक कारण हो, चाहे उसका मानसिक कारण हो, चाहे उसका सामाजिक कारण हो, ठीक है, तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे। एज ए टीचर ये चैलेंजिंग टास्क है और एज ए टीचर ये रेलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत व्यवहारिक क्वेश्चन है, ठीक है। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यह शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। यहां पे क्या है, विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप कड़ाई से पेश आएंगे तो बालक क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वो और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, अपने सही वे में, वह राइट वे में नहीं कार्य करेगा। दूसरा क्या है, कक्षा के अन्य विद्यार्थी को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहेंगे। ऐसा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो वह आत्मनिष्ठ हो जाएगा, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आत्मनिष्ठ या सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा। और आत्मनिष्ठ और सेल्फ सेंटर्ड यह माना जाता है कि इस प्रकार के बच्चों को बेहतर व्यक्तित्व की श्रेणी में नहीं रखा जाता, इससे उनके मेंटल डेवलपमेंट पे और फिजिकल डेवलपमेंट दोनों पे इंपैक्ट पड़ता है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 खारिज, ऑप्शन नंबर 2 खारिज, और ऑप्शन नंबर 3 पे हम लोग बात करते हैं, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। निश्चित तरीके से आंसर के करीब है, इसको अभी हम लोग राइट वे में रख लेते हैं, सही हो सकता है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। गाइस यहां पे पढ़ाई से मतलब ही नहीं है, यहां पे सीधे सीधे प्रश्न हम लोगों की क्या बात हो रही है, सीधे सीधे प्रश्न बात हो रही है उसके प्रवृत्ति से संबंधित बात हो रही है। किससे संबंधित वो बात हो रही है, उसके प्रवृत्ति से बात हो रही है। और बच्चों की प्रवृत्ति का निर्माण कहां होता है, एक निश्चित वातावरण में होता है। कहां होता है, उनकी प्रवृत्ति का निर्माण, यहां पे प्रवृत्ति से तात्पर्य आदतों से है, उसकी आदतों का निर्माण कहां होता है, एक निश्चित वातावरण में होता है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सबसे सटीक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सबसे सटीक होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा विकल्प नंबर 3 जो है वो सबसे सटीक आंसर होगा। क्या होगा, हमारा विकल्प नंबर 3 सबसे सटीक आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके सदस्यों की मूल प्रवृत्ति बदलनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 130 में क्या कह रहा है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए। अब देखिए यहां पे समस्या क्या है, यहां पे समस्या क्या है, एक शिक्षक को यदि लगता है कि उसका विद्यार्थी पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीखता था। मान लीजिए कोई एक शिक्षक है, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को गाइडलाइन कर रहा हूं या आपको निर्देशन दे रहा हूं, जैसे मैं आपसे संबंधित क्या है, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और आपसे प्रश्न कर रहा हूं, प्रश्न मैं पुटअप कर रहा हूं। तो प्रश्न जब मैं पुटअप कर रहा हूं तो आप बेहतर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद क्या है, वो आपका बेहतर रिस्पॉन्स जो देने की प्रक्रिया है वो कह सकते हैं कांस्टेंट हो गई। अर्थात जिस तरीके से आप में गुणात्मक वृद्धि होनी चाहिए थे, जिस प्रकार से मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो चीजें रुक गई। तो एक ऐसे शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए जब आप लेसन प्लान पढ़ाते हो, जब आप अपनी पाठ्य योजना का निर्माण करते हो तो पाठ्य योजना पढ़ाते समय आप ये देखते हो कि बालक जो होता है लास्ट में हम लोग पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं और उस पुनरावृत्ति प्रश्न के माध्यम से बच्चे का हम लोग असेसमेंट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें हम लोग पहले ही जज कर लेते हैं, नहीं ये बच्चा उत्तर बता लेगा। तो ऐसे बच्चों से हम लोग क्या करते हैं, टफ क्वेश्चन करते हैं, दूसरे से अन्य से इजी क्वेश्चन करते हैं। तो स्थिरता आने का तात्पर्य यह है कि वह बच्चा
और बेहतर काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उसके साथ हमें शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला विकल्प है सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, ठीक है। दूसरा, विषय को स्पष्ट पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण। अब आप समझिए कि ये सारे के सारे जो है आंसर आपके सबसे करीब में है, और इस तरीके से हम देखते हैं कि यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है कि उसके पहला ऑप्शन जो है, ये पहला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति को मानना चाहिए, बिल्कुल यही चीज होती है। दूसरा क्या है? स्पष्ट पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित भी करना चाहिए, निश्चित तरीके से प्रेरित करना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे विषय वस्तु को वो याद कर ले रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि वो विषय वस्तु को याद नहीं कर रहा है, अर्थात वो किसी चीज में डल है, ऐसी भी बात नहीं हो रही है। यहां पे ये हो रहा है कि वो याद कर ले रहा है, लेकिन वो क्या कर जा रहा है, अपनी वर्तमान स्थिति में क्या कर ले रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। और इस कांस्टेंट की स्थिति में हम किस तरीके से उसको क्या करना चाहिए, हमारा एक्ट क्या होना चाहिए, हमारा रिएक्ट क्या हो जाना चाहिए एज ए टीचर। तो ठीक है, तो यहां पे पहला विकल्प क्या है, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति को मानना चाहिए। निश्चित तरीके से यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें बहुत ज्यादा पुशअप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर बच्चे की अपनी एक लिमिटेशन होता है, अपना एक दायरा होता है, अपने एक समझ की कह सकते हैं निश्चित स्थिति होती है, उस स्थिति से वह परे नहीं जा सकता। तो यहां पे हालांकि आपका ये आंसर भी थोड़ा सा आंसर के करीब है, लेकिन अगर इसमें हम लोग सबसे सटीक आंसर की बात करेंगे, हालांकि इसको मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तरीके से यह आंसर जो होगा, और जिसका आंसर पीएनपी ने इसको आंसर भी माना था, तो इस नंबर से विकल्प नंबर 1 जो है वो सबसे सटीक माना जाएगा। क्या नाम माना जाएगा? विकल्प नंबर 1 सबसे सटीक माना जाएगा। अर्थात इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि विकल्प नंबर 1 इसका सबसे सटीक उत्तर है। ओके गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है हमारा 131 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? समायोजन, एडजस्टमेंट की बात हो रही है, अर्थात किस प्रकार के बच्चों को एडजस्टमेंट की दिक्कत होती है, एडजस्टमेंट, ठीक है। ये एडजस्टमेंट जो होता है, ये समायोजन अपने आप में एक बड़ा अच्छा मनोवैज्ञानिक टर्म है। कभी कभी अगर मैं यहीं से एक प्रश्न आपसे पुटअप करता हूं, चूंकि आप लोग टैग की परीक्षा के प्रिपरेशन में हैं, अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि विकास की जो चारों अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में असमायोजन की स्थिति, सबसे ज्यादा असमायोजन किस अवस्था में प्रभावी होता है? अर्थात विकास की 4 अवस्थाओं में किस अवस्था में समायोजन की अवस्था जो है वह असमायोजित होती है, अर्थात वहां पे बालक अपने आप को या किशोर अपने आप को असमायोजित रहता है, अर्थात समायोजित नहीं कर पाता। देखिए अब यहां पे क्या है, सबसे पहला विकल्प क्या है हमारा 131 में, क्या है कि समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, ठीक है। अब आप समझिए, सबसे पहला क्या है, औसत बुद्धि के बच्चे। औसत बुद्धि के बच्चों में समायोजन की कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनमें उतना भी पेशेंस होता है। देखिए एक चीज और जान लीजिए, यहां पे ये माना जाता है कि जो कॉमन सेंस में हमने बात किया है, जिनका आईक्यू लेवल, जैसे कॉमन सेंस में आपने साइकोलॉजी पढ़ा होगा, तो कहा जाता है कि जो तीव्र और कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं उन्हें समायोजन के लिए बड़ी दिक्कत होती है। 2 प्रकार के बच्चों को समायोजन बड़ी दिक्कत होती है। एक तो ऐसे बच्चे जो मंद बुद्धि के होते हैं, या जो बहुत कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को एडजस्टमेंट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए साइकोलॉजिस्टों का मानना है कि ऐसे बच्चों के लिए कुछ स्पेशल कक्षाएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऐसे बच्चों के लिए कुछ स्पेशल कक्षाएं होनी चाहिए जिससे वो बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। तो गाइस सबसे पहला, औसत बुद्धि के बच्चे बिल्कुल खारिज, ग्रामीण बच्चे बिल्कुल खारिज, अध्ययनशील बच्चे बिल्कुल खारिज। यहां पे सबसे सटीक आंसर जो होगा, मैंने बताया इस कुशाग्र बुद्धि जो विकल्प दिया है, अगर आप अपने साइकोलॉजिकल टर्म में जाइएगा तो आपने याद किया होगा प्रतिभाशाली, या आप उसे कह सकते हैं अति प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक का कंसेप्ट आपने सुना होगा। ये प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, इनका जो आईक्यू होता है, 135 to 42 अबव होता है। क्या होता है? 135 या 42 अबव होता है। अर्थात ऐसे बच्चों का जो आईक्यू होता है वो 135 से 140 प्लस होता है। तो इस प्रकार के बच्चों के साथ क्या होता है, समायोजन की समस्या हमेशा बनी रहती है। याद रखिएगा, यह जो समायोजन की समस्या होती है मूल रूप से 2 प्रकार से बच्चों के साथ होती है, और खासकर ऐसे बालक के साथ समायोजन की समस्या होती है जो विशिष्ट की श्रेणी में आते हैं। और उस विशिष्ट बालकों की श्रेणी में वो चाहे दिव्यांग हो, वो चाहे कुशाग्र बुद्धि हो, वो चाहे मंद बुद्धि हो,
उन सारे के सारे लोगों के साथ ये समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो गाइस 131 नंबर प्रश्न का हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 सबसे सटीक, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो सबसे सटीक है, और यहां पे ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सबसे सटीक आंसर होगा। तो आपने देखा कि मैंने बताया कि किन बच्चों के साथ समायोजन की समस्या होती है, कुशाग्र बुद्धि बच्चों के साथ, मंद बुद्धि वाले बच्चों के साथ और दिव्यांग के बच्चों के साथ ये समस्याएं क्रिएट होती हैं। ओके गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और हम देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा, समेकित मतलब इंटीग्रेटेड या सस्टेनेबल शिक्षा, ठीक है, की दी जाती है, उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में प्रशिक्षित करना आवश्यक है। ठीक है, ऐसे शिक्षकों को किस क्षेत्र में प्रशिक्षित करना आवश्यक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ऐसे क्षेत्रों में किन शिक्षकों को शिक्षित करना आवश्यक है। जैसे सबसे पहला यहां पे पहला विकल्प क्या है, ऐसे विद्यालय जो समेकित शिक्षा, कह सकते हैं इसे दूसरे सेंस में समावेशी शिक्षा, ठीक है, समेकित शिक्षा, या कह सकते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो दिया जाता है, उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में प्रशिक्षित करना चाहिए। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए क्या है, पहला ऑप्शन विशेष बच्चों की आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। निश्चित तरीके से देखिए, जब समावेशी शिक्षा होती है या जो इंटीग्रेटेड जो एक कंबाइंड क्लास चलता है जहां पे दिव्यांग, सामान्य बालक, विशिष्ट बालक, सारे के सारे बालक एक साथ बैठते हैं, इस प्रकार की शैक्षिक प्रणाली को आप समझिए। आप सबसे पहले समेकित शिक्षा आप कैसे समझेंगे, अर्थात एक ऐसी शिक्षण कक्षा, ऐसी कक्षा जिसमें सभी प्रकार के बच्चे भाग लेते हैं। क्या करते हैं, सभी प्रकार के बच्चे भाग लेते हैं और उसमें सबके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सबको ध्यान में रखकर आपको शिक्षा प्रदान करना है। तो निश्चित तरीके से एक चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि जब एक प्रकार के बच्चे होते हैं तो हमें वहां पे पढ़ाना आसान होता है, क्योंकि हमें एक मेथड की जरूरत होती है, एक निश्चित स्टैंडर्ड की जरूरत होती है। लेकिन जब बच्चे अलग अलग तरीके होते हैं तो वहां पे अलग अलग समस्याएं क्रिएट होती हैं। दूसरा क्या है, व्याख्यान विधि द्वारा, बिल्कुल गलत। क्रियात्मक शिक्षण के द्वारा, यह भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, यह भी गलत है। यहां पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सबसे सटीक आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर 1 सबसे सटीक आंसर है। इस प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान जो होती है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, भाई उसमें आपको यह कंफर्म करना है ना, कौन सा दिव्यांग बालक है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाया जाए, कौन सा विशिष्ट बालक है उसको हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, कौन सा औसत दर्जे का बालक है हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारी जो इस प्रकार के विद्यालयों में जो समेकित शिक्षा दी जाती है, ऐसे लोगों के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने की क्षमता होनी चाहिए ऐसे शिक्षकों में, और उस प्रकार से शिक्षण करने की क्षमता होनी चाहिए। सो ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर, अर्थात हमारा प्रश्न यहां पे आंसर जो होगा वो एक बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 क्वेश्चन क्या कह रहा है, शैशवावस्था में बच्चों का क्रियाकलाप, बच्चों का जो क्रियाकलाप होता है वो किस पर निर्धारित होता है। जब बच्चे, देखिए मैंने बताया विकास की कुल 4 अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और आपका प्रौढ़ावस्था। तो इसमें पूछ रहा है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप किस पर किस पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए सबसे पहला विकल्प क्या है, मूल प्रवृत्त्यात्मक। बिल्कुल, इस अवस्था में बालक जो होता है उसकी जो क्रियाकलाप होती हैं वो किस पर आधारित होती है, मूल प्रवृत्त्यात्मक। संरक्षित बिल्कुल नहीं होगा। संज्ञानात्मक विकास जो होता है मूल रूप से जो स्टार्ट होता है वो बाल्यावस्था से स्टार्ट होता है। इसीलिए पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बाल्यावस्था को सबसे महत्वपूर्ण काल माना है, और इसीलिए इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कहा जाता है। जबकि हमारे प्रश्न में जो प्रश्न कर रहा है वो शैशवावस्था से रिलेटेड है। किससे संबंधित है, शैशवावस्था से रिलेटेड है, इसलिए ये ऑप्शन भी खारिज हो जाएगा। संवेगों का विकास बहुत ज्यादा नहीं हुआ होता, मात्र 1-2 संवेग यहां पर विकसित होते हैं, इसलिए वह भी मूलतः क्या करेगा, नहीं प्रभावित करेगा। अर्थात इस तरीके से मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। गाइस, जब मेरा एक वीडियो जो चल रहा है पेड बैच में, मेरा जो वीडियो होगा या लास्ट ईयर की जो कुछ लोग वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे जो विकास की अवस्थाएं मेरा चैप्टर है, मेरा चैप्टर जब देखेंगे विकास की अवस्थाएं में, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपको मिलेगा। विकास की अवस्थाएं चैप्टर है मेरा पेड बैच में अभी मैंने इसको हाल में ही पढ़ाया है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि यहां पे जो है, यहीं पे ये सारी विशेषताएं पता चलती हैं, किस अवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो शैशवावस्था होता है वह किस पर आधारित होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। ओके गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा जो है वो सीधे सीधे स्क्रीन पर है, हम देखते हैं। कह रहा है कक्षा में अनुशासन,
कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? ठीक है, यहां पे हमें सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय बताना है। जैसे देखिए यहां सबसे पहला, ये चूंकि एक व्यवहारिक क्वेश्चन है और यहां पे हम देखते हैं पहला विकल्प जो है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देंगे तो बिल्कुल ये ज्यादती होगी। ये बिल्कुल, हम लोग क्या कहते हैं कि शिक्षा जो है ये इट इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। आप किसी को कक्षा से निकालने की, जो हमारे लोगों की नई शिक्षा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह आई है या हमारी जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, अगर बच्चे में कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप ऐसा कुछ ट्रीट नहीं करेंगे जिसका इंपैक्ट उसकी मनोवृत्ति पर पड़े। तो क्लास में अगर आप बाहर निकाल दे रहे हैं तो निश्चित तरीके से आप उसे शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये सटीक आंसर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे अनुशासन बनाए रखने की बात हो रही है, तो अनुशासन बनाए रखने के और बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। निश्चित तरीके से एक बेहतर विकल्प है, इसको अभी तक हम लोग रख लेते हैं अपने विकल्प में। ठीक है, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना अंशतः सत्य है, लेकिन इस आंसर को हम लोग आंसर नहीं मान सकते क्योंकि अभिभावकों को सूचित करने से बालक अनुशासित नहीं होते। अनुशासन तो आपके कक्षा के विषय का विषय है, इसलिए आपको स्वयं ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 टोटली गलत है। यहां पे ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा सबसे सटीक आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सबसे सटीक आंसर है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाने से क्या होगा, उनमें अनुशासन बन जाएगा। देखिए भाई, अगर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जब आप अच्छा पढ़ाते हैं उस, अब यह है कि वो आपका मेथड कैसा है। मैंने बताया कि जब एक शिक्षक शिक्षण कर रहा हो और उसे लगे कि उसके क्लास के बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो निश्चित तरीके से उसे अपने शिक्षण विधियों पर, अपने टीचिंग मेथड के साथ साथ अपने प्लान पर, अपने अन्य टीचिंग एड जो उससे संबंधित है, अन्य कारकों का विशेष रूप से एनालिसिस करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए भाई वो क्या सारे, वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो हमें हमेशा खासकर प्राथमिक स्तरीय बच्चों के लिए एक विशेष प्रकार का रोचक प्रावधान करना चाहिए जिससे बच्चे इंटरेस्ट लें। कभी कभी क्या होता है, बच्चे कहते हैं सर आज पढ़ने का मूड नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ कहानी प्रेजेंट करते हैं, उन कहानी के माध्यम से उनका मनोरंजन करते हैं और उस कहानी के मनोरंजन के साथ साथ लास्ट में एक ऐसी नैतिक शिक्षा उनके सामने प्रेजेंट करते हैं जिससे वो क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं, और वो क्या होते हैं, प्रेरित होने के बाद वो फिर से अपनी शिक्षण प्रक्रिया में वापस आ जाते हैं। तो इसलिए एक अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह क्या करे, एक अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह सीधे सीधे जो है वो सीधे सीधे अपना क्या करे, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाने का प्रयास करें। ओके गाइस, तो यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आंसर देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आंसर आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि एवं सृजनात्मकता। बुद्धि एवं सृजनात्मकता का संबंध है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता के संबंध को देखो यहां पे बताया गया है। सृजनात्मकता चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा बुद्धि और सृजनात्मकता का क्या संबंध होता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 135 बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान देने की बात है, टेक्निकल क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न से बहुत सारे आंसर आपके बनेंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कह रहा है बुद्धि एवं सृजनात्मकता, यहां पे बुद्धि है और बगल में क्या है आपकी सृजनात्मकता। ठीक है, बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच संबंध पूछा है, क्या सृजनात्मकता होता है, यहां पे क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। और इनके बीच क्या कह रहा है, ऑप्शन जो हमारा है सबसे पहला धनात्मक संबंध, दूसरा ऋणात्मक संबंध, तीसरा शून्य संबंध, चौथा ये सभी। निश्चित तरीके से मैं आपको बता दूं तो बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है। लेकिन एक बात, इस बात को आप नोट करके भी लिख लीजिएगा, क्योंकि यहां ऐसे प्रश्न को और जटिल, मान लीजिए तो थोड़ा सा इजी वे में प्रश्न बन गया। थोड़ा सा प्रश्न अगर एग्जामिनर जटिल करना चाहता है तो वो सीधे सीधे प्रश्न ये कह देता है कि बुद्धि क्या एक बुद्धिमान बच्चे के लिए या एक प्रतिभाशाली बच्चे के लिए या एक सृजनशील बालक के लिए, यहां पे सीधे सीधे एक सृजनशील बालक के लिए क्या बुद्धि लब्धि का, एक उच्च बुद्धि लब्धि का होना आवश्यक है? नहीं। इसका उत्तर अगर यहीं पे कह देता कि उच्च बुद्धि लब्धि के लिए क्या सृजनात्मकता के लिए उच्च बुद्धि लब्धि का होना आवश्यक है, और प्रश्न हां और नहीं पूछ लेता, तो निश्चित तरीके से आपका उत्तर होता नहीं, क्योंकि सृजनात्मक बालकों के लिए बुद्धि लब्धि का होना आवश्यक है, लेकिन यह कोई निश्चित शर्त नहीं है कि उसके पास उच्च बुद्धि लब्धि होनी चाहिए। तो गाइस इस तरीके से, लेकिन एक स्तर पे, यहां पे इस आंसर को हम देखते हैं, एक स्तर पे क्या होना चाहिए, जैसे 90 से 110, अर्थात 90 से 110 के बीच में उसका बुद्धि लब्धि कम से कम होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उसके पास औसत स्तर का बुद्धि रहेगा तभी तो वो सृजनशीलता के बारे में चिंतन कर पाएगा, अर्थात सृजन, किसी चीज का सृजन कर पाएगा।
तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा निश्चित तरीके से यहां पे उत्तर हमारा क्या होगा, धनात्मक। लेकिन मैंने बताया कि प्रश्न अगर यहां पे ज्यादा टेढ़ा करना होगा तो एग्जामिनर सीधे हां नहीं में प्रश्न करके पूछेगा कि क्या सृजनशील होने के लिए उच्च बुद्धिलब्धि होना आवश्यक है, हां नहीं, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इस तरीके से विकल्प बनाया जा सकता है। तो यह बात आप गांठ बांध के रख लीजिएगा कि सृजनशील बालक होने के लिए उच्च बुद्धिलब्धि का होना आवश्यक नहीं है, हां एक स्तर तक बुद्धिलब्धि का होना आवश्यक है, लेकिन उच्च बुद्धिलब्धि जैसी बात को ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न 136 नंबर। ठीक है, कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग करना, किन प्रयोग आप नहीं करते। गाइस देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे प्रश्न हम लोग गलतियां करते हैं, ह्यूमन एरर। ठीक है, कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते। ठीक है, यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि ऐसी कौन सी युक्ति होती है जो उनके अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए जिसका हम लोग प्रयोग नहीं करते, अर्थात अगर हम लोग उनके अधिगम को प्रेरित करने के लिए उस युक्ति का हम प्रयोग करेंगे तो शायद यह उन पर साइड इंपैक्ट कर सकता है। ठीक है, यहां पे विकल्प देखते हैं। सबसे पहला विकल्प क्या है, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना। ये निश्चित तरीके से क्या है, नहीं शब्द कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, और ऐसा ये तो होता है। ठीक है, तो यहां पे ये रॉन्ग कर देते हैं, क्योंकि छात्रों में अगर हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करा देंगे तो वो क्या करेंगे, वो अधिगम के लिए प्रेरित होंगे। दूसरा क्या है, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना। ठीक है, यह ऑप्शन भी नहीं सही है। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। ये सारे के सारे जो विकल्प है आपके, ये विकल्प क्या करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं। और यहां पे प्रेरित नहीं करने की बात है तो यहां पे ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सबसे सटीक आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सबसे सटीक आंसर है। अर्थात आप कह सकते हैं कि इस तरीके से बहुत प्रशंसा करने से बालकों में क्या होता है, निगेटिविटी की भाव, निगेटिविटी का अर्थात वो अपने आप को ज्यादा एडवांस, ज्यादा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट समझने लगते हैं और फिर वो पढ़ाई से क्या होने लगते हैं, विचलित होने लगते हैं। उन्हें ये लगता है कि नहीं ये अब हमारा सफिशिएंट हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो सबसे सटीक आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। गाइस इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है वो 3 होना चाहिए, और निश्चित तरीके उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, अर्थात इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अत्यधिक प्रशंसा करेंगे तो वो बच्चे क्या होंगे, डाइवर्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 137 और देखते हैं क्या है 137। देखते हैं बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालकों के सीखने में प्रेरणा, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, बालकों के सीखने में प्रेरणा किस प्रकार का कार्य करता है, यहां पे हमें यह बताना है। ठीक है, सबसे पहला आंसर क्या है, बालकों की वैयक्तिकता का आदर करना चाहिए। क्या है, बालकों की वैयक्तिकता का आदर करना चाहिए। निश्चित तरीके से थोड़ा सा ये होता क्या है, अगर हम बच्चों में थोड़ा सा उनको इस चीज इस तरीके से, अगर उनका आदर से तात्पर्य यहाँ पे उन्हें सपोर्ट करना, अगर आप उन्हें सपोर्ट करते हैं उनके अंदर क्या होगा, इंकरेज होंगे, इंकरेज जागृत होगा, अर्थात वो उत्साही बनेंगे। ठीक है, दूसरा क्या, पुरस्कार एवं दंड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दोनों ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। 3 प्रशंसा एवं भर्त्सना, दोनों होना चाहिए, प्रशंसा और उनकी आलोचना भी होनी चाहिए। अगर आलोचना के लिए ही रहीमन दास ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, किसी भी छात्र की अगर आलोचना नहीं होती तो निश्चित तरीके से वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, अपनी परिपक्वता को नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों, क्योंकि फेल होने के बाद ही जो है विन होने का मजा एक अपना अलग टेस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो है ये लगभग सारे के सारे ऑप्शन को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हमारा जो है वो सीधा सीधा सा प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सबसे सटीक आंसर होना चाहिए। तो गाइज इस तरीके से हम देखते हैं हमारा 137 का आंसर जो होगा वो 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक वो कौन कौन से हैं, तो ये हमें बताना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए सबसे पहला क्या है, अनुकरण। गाइस अनुकरण भी एक कारक है। देखिए जैसे मान लीजिए जो बच्चे शैशवावस्था में होते हैं, शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था की बात करिए आप, शैशवावस्था अथवा पूर्व बाल्यावस्था में बालक क्या करते हैं, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। क्या करते हैं, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। तो यह क्या होता है, यह बालक के प्रभावित सीखने के लिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में आएंगे।
आएंगे। तो बच्चे कहां सीखते हैं? शैशवावस्था में या पूर्व बाल्यावस्था में सीखने का जो आधार होता है वो अनुकरण होता है। कहां कहां? शैशवावस्था में और पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था में और प्लस पूर्व बाल्यावस्था में अनुकरण माध्यम से बालक क्या करते हैं? सीखते हैं। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन जो है वो क्या होगा? वो महत्वपूर्ण कारक है। दूसरे बात करते हैं प्रशंसा एवं निंदा। निश्चित तरीके से प्रशंसा और निंदा करने से भी बालकों में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। अगर आप उनकी प्रशंसा करेंगे तब भी वो परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे। अगर कोई बहुत अच्छा बच्चा है और वो गलती करता है और उसको हम लोग निंदा भी करते हैं तो माना जाता है कि प्रशंसा और निंदा ही भी दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं किसको? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में। नेक्स्ट थर्ड, प्रतियोगिता। उनके बीच एक कंपटीशन आयोजित करा करके उन्हें अधिगम करके प्रभावित करते हैं। तो प्रतियोगिता अगर रहेगी तो बच्चा तेजी से सीखता है। क्यों? क्योंकि उसे एक दूसरे को पीछे करने की एक होड़ होगी। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं, ये सारे के सारे फैक्टर बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सबसे सटीक आंसर है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सबसे सटीक आंसर है। ओके गाइस, ये सभी उपरोक्त दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का मूलभूत, प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ठीक है, यहां पे देखिए जो सीखने के मूलभूत नियम थे वो आपके कौन कौन से थे? ये दिया था ईएल थार्नडाइक ने। किसने दिया था गाइस? थार्नडाइक ने दिया था। हमारे मूलभूत सीखने के नियम की संकल्पना जो की थी वो थार्नडाइक ने दिया था। थार्नडाइक ने 3 चीजें, थार्नडाइक ने कहा था, ठीक है, थार्नडाइक के मूल नियम 3 थे और गौड़ जो थे वो कुल कितने थे? वो कुल 5 थे। क्या थे? मूल 3 थे और गौड़ जो थे वो 5 थे। और जो ये नियम थे वो पहला था अभ्यास का नियम, ठीक है, अभ्यास का नियम, तैयारी का नियम और तत्परता का नियम, सॉरी तत्परता का नियम। एरेज यहां पे कर देते हैं, यहां पे 5 ऑप्शन होंगे, ठीक है, यहां पे 5 ऑप्शन होते हैं, ये गौड़ होते हैं, गौड़, ठीक है, और ये है तत्परता का नियम। तो क्या है? अभ्यास का नियम, तैयारी का नियम, तत्परता का नियम, ये हमारे क्या है? मूलभूत गुण है। हमें जब भी अधिगम की प्रक्रिया को संचालित करना होता है तो थार्नडाइक ने उस समय कहा था कि हमारे जो मूलभूत अधिगम के 3 कारण हैं, कौन कौन से? अभ्यास का नियम, तैयारी का नियम और तत्परता का नियम। इन 3 नियमों से हम लोग क्या करते हैं? सीखने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। हालांकि उन्होंने 5 गौड़ नियमों की चर्चा की जो प्रारंभ प्रायः परीक्षा में कभी पूछा नहीं जाता। आंशिक क्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम इत्यादि बहुत सारे 5 नियमों का उन्होंने उल्लेख किया। तो यहां पे हमारा जो ऑप्शन होगा निश्चित तरीके से तत्परता का नियम, यहां पे ऑप्शन नंबर 4 जो होगा ये हमारा सबसे सटीक आंसर होगा। क्या होगा? ये हमारा सबसे सटीक आंसर होगा, क्योंकि इसी आधार पे हम देखते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो सबसे सटीक होगा। तो ये थार्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? ईएल थार्नडाइक का नियम था ये, और इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने दिया था। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। देखिए, मैंने बताया था कि परिपक्वता की बात कर रही, मैच्योरेशन की बात कर रहा है, मैच्योरेशन। मैंने बताया था चाहे शारीरिक विकास की परिपक्वता हो, चाहे मानसिक विकास की परिपक्वता हो और चाहे सामाजिक विकास की परिपक्वता हो, ये सारी चीजें, सामाजिक विकास की, शारीरिक विकास की और मानसिक विकास की, ये सारी परिपक्वता का प्रारंभ कह सकते हैं। ये जैसे सामाजिकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ, मानसिक विकास का प्रारंभ और शारीरिक विकास का प्रारंभ तो मान लीजिए शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन मानसिक और सामाजिक विकास का प्रारंभ और सामाजिकरण की प्रक्रिया ये बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है, ठीक है। लेकिन यहां पे परिपक्वता की बात कर रहा है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। अर्थात किस अवस्था में परिपक्वता जो है, मानसिक परिपक्वता अपने उच्चतम स्तर पर रहता है, ये सीधे सीधे इस बात को कह रहा है, अर्थात छूने की अवस्था में। तो गाइस मैंने बताया था जो आपका किशोरावस्था होता है इसमें जो होता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिपक्वता, ये सारी परिपक्वता जो होती हैं ये सीधे सीधे हमारे किस अवस्था की विशेषता है? किशोरावस्था की विशेषता है। किस अवस्था की विशेषता है? किशोरावस्था की विशेषता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अर्थात इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं किशोरावस्था में मानसिक परिपक्वता, सामाजिक परिपक्वता और अन्य परिपक्वताएं जितनी होती हैं वो हमारे किशोरावस्था से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं 141 हमारा क्या है? 141 क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान देने की बात है। मां बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी
अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। यहां पे ध्यान देना है, मां बाप के साय से निकल के। अब मां बाप के साय से निकल के, यहां पे देखिए, यहां पे एक वर्ड है साथी, ठीक है। तो साथी का मतलब है मां बाप के साय से निकल के। देखिए पहली बात तो एक एज का अपना वो डायग्राम बना लिया करें ऐसी स्थिति में। क्यों? क्योंकि 0 से 5 वर्ष जो एक टाइम पीरियड है वो किशोरावस्था का है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर बाल्यावस्था को अगर हम लोग बात करते हैं तो बाल्यावस्था प्रारंभ होता है 5 से 12 साल का, मतलब 5 to 12 ईयर होते हैं। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहा है तो उत्तर बाल्यावस्था की बात अगर हम लोग करेंगे तो 8 से 12 के बीच हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करते हैं, पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था की बात अगर हम करते हैं तो ये 12 से 15 होता है। उत्तर किशोरावस्था की बात करेंगे तो 15 से 18 हो जाएगा, ठीक है। तो और किशोरावस्था जो स्टार्ट होता, जो किशोरावस्था की बात करते हैं हम लोग, वो कहां से होता है, वो 12 से लेकर 18 तक संपूर्ण बात को लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मां बाप के साय से बाहर निकलकर साथी अपने बालकों की संगत, अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करता है। अर्थात वह अवस्था जब बालक क्या करता है, जब बच्चा जो होता है वह अपने मां बाप के साय से निकलकर बाहर जाने का प्रयास करता है, बाहर के वातावरण से जुड़ना चाहता है और अपने मां बाप के साय से निकलकर अर्थात कह सकते हैं उसके सामाजिकरण की अवस्था जो है वो पूरी तरीके से परिपक्व की ओर अग्रसर है। इस अवस्था को अगर माना जाए तो आप अगर व्यवहारिक तरीके से थोड़ा सा थिंकिंग करके सोचेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर बड़ा सटीक मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्व किशोरावस्था जो होती है यह वह अवस्था होती है जहां से बच्चे बाहर निकलना चालू कर देते हैं। देखिए 12 साल तक बच्चे क्या होते हैं, अपने घर के आसपास, अपने आसपास के वातावरण में होते हैं, कहीं दूर आना जाना उनका बहुत कम होता है। लेकिन ये जो पूर्व किशोरावस्था होता है, ये जो ऐसी अवस्था होती है जहां बच्चे अपने मां बाप से अलग होने वाली स्थिति यहीं से क्रिएट होती है, ठीक है। क्योंकि यहां पे तो मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है, यहां तो परिपक्वता स्टार्ट हो जाती है, उनका अपना एक सिस्टम बन जाता है, ठीक है। और यहां पे उसकी संकल्पना कर ही नहीं सकते। तो गाइस इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सबसे सटीक आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 सबसे सटीक आंसर होगा। अगर इस प्रश्न का उत्तर पूछा जाए कि किस अवस्था में बच्चे अपने मां बाप के साय से हटकर अपने साथी दोस्तों के साथ संगत में आते हैं, तो वो हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था। ओके गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हम देखते हैं हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए, हाँ ठीक, कह रहा है स्वकेंद्रित अवस्था। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के किस गुण, ठीक है। स्वकेंद्रित अवस्था कब होती है, अर्थात बच्चा स्वकेंद्रित अवस्था में कब से कब तक होता है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं स्वकेंद्रित अवस्था जो है वह किस अवस्था की विशेषता है, पहले यह बात आपको जानकारी होनी चाहिए। तो स्वकेंद्रित अवस्था जो होती है, स्व प्रेम की भावना जो होती है, ऐसी अवस्था जो होती है कहां होती है, ऐसी अवस्था शैशवावस्था की होती है। लेकिन यहां पे क्या बात हो रही है, सेल्फ सेंटर्ड की बात हो रही है। यहां पे क्या बात हो रही है, सेल्फ सेंटर्ड की बात हो रही है। और पियाजे के अकॉर्डिंग हम लोग, चूंकि ये जो हमारा ये जो स्टेज बांटा गया है, ये जो सारे वर्गीकरण किया गया है, ये वर्गीकरण किसके अकॉर्डिंग किया गया है, पियाजे के अकॉर्डिंग किया गया है। किसके अकॉर्डिंग किया गया है, पियाजे के अकॉर्डिंग। जीन पियाजे जिन्होंने 4 स्तरों में विभाजित किया था, इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसके अंतर्गत देखा जाए तो जो हमारे स्वकेंद्रित अवस्था है वह सीधे सीधे उनके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। और यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो कहां से स्टार्ट होती है, 3 से 6 वर्ष। अर्थात इसे हम लोग जीन पियाजे के अकॉर्डिंग से कह सकते हैं किस अवस्था, अगर इसी को स्वकेंद्रित की अवस्था होती है बालक के पियाजे के अनुसार, उसका क्या नाम है, तो यह हो जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अर्थात आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 3 से 6 साल। अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 3 से 6 साल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 7 वर्ष से अधिक उसमें किशोरावस्था में आते हैं, ठीक है। जन्म से 2 वर्ष के लिए जो है वह सीधा सीधा जन्म से 2 वर्ष इंद्रियगामक अवस्था के लिए उन्होंने बताया है। ओके गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम की सहायता नहीं मिलती, ठीक है। शिशु को अधिगम में सहायता नहीं मिलती, ये 3 पॉइंट ध्यान दीजिएगा। शिशु को अधिगम में सहायता नहीं मिलती, यहां पे 3 चीजें हैं। अनुकरण से अधिगम की प्रक्रिया होती है। मैंने बताया था कि जब भी शैशवावस्था में अधिगम की प्रक्रिया होगी वो अनुकरण से प्रारंभ होगा। क्या होगा, अनुकरण से प्रारंभ होगा। भाई मम्मी पापा जैसे करते हैं बच्चा वैसे करता है, हम स्पून जैसे पकड़ते हैं वो स्पून पकड़ने का प्रयास करता है, ठीक है। हम जैसे ग्लास पकड़ते हैं वैसे वो ग्लास पकड़ने का प्रयास करता है। तो ठीक है, यहां पे अनुकरण की प्रक्रिया तो प्रभावशाली होगी, लेकिन यहां पे क्या प्रश्न कर रहा है, नहीं की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, नहीं की बात कर रहा है। और अनुकरण होगा बिल्कुल। अभिप्रेरणा निश्चित, अगर जैसे बच्चा भाई क्या है प्रारंभ में
उठ उठ के खड़ा होना चाहता है और गिर जाता है तो हम लोग प्रेरित करते हैं, उठ जाओ बेटा, शाबाश, वेरी गुड, खड़े हो जाओ, ये करो वो करो, तमाम एक्टिविटी के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट पुरस्कार देते हैं, उस पुरस्कार में हम लोग उसे टॉय, चॉकलेट, इस तरीके से हम लोग उसे देते हैं जिससे वह अपने कार्य को करने में इंटरेस्ट ले, उसे करे। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपने देखा कि ये 3 विकल्प तो बिल्कुल सही है। और यहां पे प्रश्न क्या कर रहा है, नहीं की बात कर रहा है। तो अनुकरण भी इंपॉर्टेंट है, अब प्रेरणा भी इंपॉर्टेंट है और पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से स्कूली बस्ता का यहां पे कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144। ठीक है, इसमें 144 में अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? अधिगम क्षमता, अब आप समझिए, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें खासकर इस टॉपिक को जरूर डालते हैं, प्रभावित करने वाले कारक, वो चाहे चाहे वो विकास की अवस्थाएं हो, विकास की अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारक, वो चाहे अप्रेरणा हो, अप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक, वो चाहे अधिगम हो, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ये अगर आप कारक जान गए कि वो कौन सा तथ्य है जो उसको प्रभावित करता है, जो प्रभावित नहीं करता, तो निश्चित तरीके से आप 1-2 प्रश्न निश्चित उस अपने कंसेप्ट से निकाल लेंगे। तो यहां पे प्रश्न पे ध्यान देते हैं, कह रहा अधिगम दक्षता में कौन सा प्रभावित नहीं करता? अधिगम की बात कर रहा है, बात अधिगम क्षमता की बात कर रहा है। कौन सा अधिगम क्षमता में को प्रभावित नहीं करता? पहला आनुवांशिकता, वेरी इंपॉर्टेंट। आनुवांशिकता अधिगम को प्रभावित करता है। ऐसे कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है जो इस पर बल देते हैं? तो आपको याद होना चाहिए, डार्विन है, लैमार्क हैं। ये जो मनोवैज्ञानिक हैं ये मानते हैं कि बालक के विकास को या अधिगम की प्रक्रिया में जो आनुवांशिकता है उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। वही वुडवर्थ ने जाके कहा कि आनुवांशिकता गुणे वातावरण इक्वल टू अधिगम। लेकिन यहां पे फिर क्या है, वातावरण भी है, बिल्कुल आनुवांशिकता वातावरण। और इसी बात को वुडवर्थ का जो फॉर्मूला है, वुडवर्थ ने यही बात तो कही थी भैया कि आनुवांशिकता गुणे वातावरण, आनुवांशिकता गुणे वातावरण। इसी को हम लोग ऐड करके क्या करते हैं, इसी को हम लोग ऐड करके देख लेते हैं कि सीधे सीधे सी बात आ जाती है, वातावरण, क्षमा कीजिएगा हम चलने, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ के हम लोग क्या बन जाता है, ये वुडवर्थ का फॉर्मूला बन जाता है। प्रशिक्षण शिक्षण आवश्यकता है, लेकिन इसमें राष्ट्रीयता का कोई रोल नहीं होता। क्या नहीं होता? राष्ट्रीयता का कोई रोल नहीं होता। और राष्ट्रीयता के रोल ना होने से यह हमारा विकल्प जो राष्ट्रीयता है, ऑप्शन नंबर 4 जो है, वो बिल्कुल इसका क्या कह सकते हैं, सही आंसर कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसका सबसे सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता, सॉरी, राष्ट्रीयता इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से राष्ट्रीयता इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 145 में देखते हैं, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बालक अधिगम विकास पुरस्कार, यहां बला अधिगम, यहां बालक अधिगम होना चाहिए था। ठीक है, टाइपिंग थोड़ा सा मिसप्रिंट हुई है। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बला अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। देखिए, अब आप समझिए, यहां पे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं पुरस्कार की बात करते हैं। जिनके भी सिद्धांत को आप देखोगे, चाहे अगर हम स्किनर को लेते हैं तो ये RS की बात करते हैं। क्या कहते हैं, अनुक्रिया करेगा तो उसे स्टिमुलस प्राप्त होगा। ठीक है, पावलोव ने भी UCS और UCR की बात की। ठीक है, अर्थात इन्होंने भी उद्दीपन अनुक्रिया की बात की, इन्होंने भी अनुक्रिया और उद्दीपन की बात की। अर्थात ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने उद्दीपन और अनुक्रिया की चर्चा की, अर्थात उद्दीपन जब हमारे अंदर रहेगा तभी हम पुरस्कार के लिए परेशान होंगे, तभी हम विषय वस्तु को पाना चाहेंगे। अर्थात ये बात याद रखिएगा, पुरस्कार की बात अगर जितने मनोवैज्ञानिकों की बात होती है जिसमें SR का कंसेप्ट छिपा होगा, वो सारे के सारे पुरस्कार को विशेष महत्व देंगे। जिसमें SR का कंसेप्ट छिपा होगा वो पुरस्कार को विशेष महत्व देंगे। लेकिन गुथरी ने SR की कोई चर्चा नहीं की थी। इनके सिद्धांत को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सामीप्य अनुबंधन का सिद्धांत। क्या कहते हैं, सामीप्य अनुबंधन का सिद्धांत। ये सामीप्य अनुबंधन का सिद्धांत जो था वह किससे संबंधित था, सामीप्य अनुबंधन का सिद्धांत गुथरी संबंधित था। कभी कभी पूछ लेता है सामीप्य अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको याद होना चाहिए कि सामीप्य अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया था वो गुथरी ने दिया था। तो इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि ये गुथरी सामीप्य अनुबंधन से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 146 में क्या कह रहा है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है? कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहा है?
हेल्दी मेंटालिटी के लिए क्या कर रहा है, हेल्दी मेंटालिटी के लिए क्या, हेल्दी मेंटालिटी के लिए कौन सा नहीं है, अच्छा यहां पे नहीं है, ठीक है, हेल्दी मेंटालिटी के लिए कौन सा गुण नहीं है। पहला क्या है, नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता बिल्कुल होनी चाहिए, ये तो है ही, ठीक है। दूसरा क्या है, आत्मविश्वास सहनशीलता, यह भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, बहुत विनीत स्वयं में सीमित। नेक्स्ट, वास्तविकता की स्वीकृति, स्व मूल्यांकन की योग्यता, यह भी सही है। गाइस इसमें देखिए, इसमें आधे सेंटेंस में तो आपको दिखा होगा अच्छे स्वास्थ्य की बात करता है, बहुत विनीत होना चाहिए, बिल्कुल सत्य है, ठीक है, ये अच्छी मेंटेलिटी का द्योतक है। लेकिन यहीं पे अगला सेंटेंस जो जोड़ दिया है, स्वयं में सीमित। और मैंने बताया था अगर बालक स्वयं में सीमित होगा तो वह आत्मनिष्ठ होगा, और जो उसके व्यक्तित्व को पूर्णतः क्या करेगा, प्रभावित करेगा, वो मल्टी डायमेंशनल नहीं होगा, वो स्वतंत्र तरीके से चिंतन नहीं कर पाएगा, वो सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाएगा। तो ये ऑप्शन जो है निश्चित तरीके से ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें क्या कर रहा है, बाधा पहुंचा रहा है। कह सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो स्टेटमेंट सही नहीं है या मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो उपयोगी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बहुत विनीत। यहां पे आधा स्टेटमेंट तो बिल्कुल लगभग सही है, लेकिन स्वयं में सीमित होना यह किस चीज का द्योतक है, आत्मनिष्ठ का। और इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं वह क्या होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, जो इनके व्यक्तित्व का विकास बहुत बेहतर तरीके से नहीं होता। तो गाइस इस तरीके से हमारे 146 का जो आंसर क्वेश्चन नंबर आया है वो इसका आंसर 46 का यही होगा कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं संज्ञानात्मक विकास। मैंने बताया था संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। ये तो आप बहुत इजी क्वेश्चन है और आप लोग जानते भी होंगे, ये निश्चित तरीके से एक सरल क्वेश्चन है। इसकी चर्चा जो की थी वो किसने किया था, पहली बात तो आप याद जानते रहिएगा, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की चर्चा किसने की थी, पियाजे ने। अगर यह बात आप पकड़ लेंगे तो आप निश्चित तरीके से इस प्रश्न को भी पकड़ लेंगे। इन्होंने 4 अवस्थाओं का जिक्र किया, तो वो 4 अवस्थाएं जो है, पहली कौन थी, इंद्रिय गामक, ठीक, जिसे हम लोग संवेदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेदी भी कहते हैं। इंद्रिय गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, और यहां पे जो औपचारिक संक्रियात्मक लिखा है इसे हम लोग अमूर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो इस तरीके से इन 4 तथ्यों की जो चर्चा की है, 4 स्टेप की जो चर्चा की है वो किसने किया था, जीन पियाजे ने। हरलॉक जो है आपके ये विकास और अभिवृद्धि से संबंधित है। किससे संबंधित है, विकास एवं अभिवृद्धि से। हरलॉक मैंने बताया था कि हरलॉक जो है ये विकास अभिवृद्धि से संबंधित है। हिलगार्ड आपके सिलेबस से बहुत ज्यादा है नहीं, डेफिनेशन से रिलेटेड है। स्टॉट जो है ये आपके चेतना या सॉरी स्मृति से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 है जिसमें आपको यह बताया गया है कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, इंद्रिय गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस तरीके से पियाजे ने जो है इस प्रकार से जो चर्चा की है, इन 4 प्रकार से वो इन्होंने चर्चा की है। नेक्स्ट आते हैं 140। पहला क्या है क्वेश्चन, पूर्वाग्रही किशोर अथवा किशोरी। पूर्वाग्रह मतलब एक ऐसी मनोवृत्ति जब हम किसी विषय वस्तु के बारे में या किसी तथ्य के बारे में पहले ही कुछ सोच लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति के बारे में धारणा बना ली कि यह व्यक्ति बहुत बुरा पढ़ाता है, तो वो निश्चित बुरा ही आपको लगेगा, वो चाहे कितना भी अच्छा पढ़ाए, ठीक है। तो ये धारणाएं जो होती है आदमी के व्यक्ति की क्या होती है, पूर्व ग्रसित होता है आदमी, उसमें पूर्व पहले से ही उस चीज को मेंटली मेकअप किया रहता है। यहां पे प्रश्न क्या है, पूर्वाग्रही किशोर अथवा किशोरी, यहां पे क्या विकल्प होगा, ठीक है, कि प्रति कठोर होते हैं। तो किसके प्रति कठोर होते हैं, यहां पे सबसे सटीक आंसर जो होगा वह अपनी समस्या के प्रति। ये क्या होते हैं, अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। अब आप समझिए कैसे, मान लीजिए कोई किशोर अथवा किशोरी है, ठीक है, आंसर यहां पे समस्या आ गया, समझिएगा, चूंकि वो सेंटेंस सीधा मर रहा है, उसमें सीधी सी बात आप जब देखते हैं, भाई अगर मान लीजिए आपके समस्या का निदान कब होगा, जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई समस्या है तो समस्या निदान कैसे होगा, भाई आपको कोई उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करेगा तभी तो आपका समस्या दूर होगी। और ऐसे लोगों को जब उन्हें उपचारात्मक शिक्षण के लिए वो लेना चाहते हैं, लेकिन उन पर क्या होता है, कहीं ना कहीं किसी पर ट्रस्ट कम होता है, विश्वास कम होता है, विश्वास का अभाव होता है। इसीलिए एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में किशोरावस्था की एक बड़ी विशेषता बताई थी, विश्वास
बनाम अविश्वास, अर्थात यहां पे विश्वास और अविश्वास की स्थिति बनी रहती है। तो जो पूर्वाग्रही किशोर किशोरी होते हैं उनमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वह अपने समस्या के प्रति क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सबसे सटीक आंसर होगा। जीवन शैली के प्रति कठोर नहीं होते हैं, संप्रत्याय विचार से संबंधित है, ये सारे के सारे ऑप्शन उसके रिलेटेड नहीं है। तो गाइस 148 का आंसर जो होगा वो बिल्कुल 1 सही होगा। नेक्स्ट क्या है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, मूल्यांकन मतलब इवोल्यूशन की बात कर रहा है। शैक्षिक विकास में इवोल्यूशन का महत्व क्या है? अब इवोल्यूशन हम लोग क्यों करते हैं? मेजर, मापन और मूल्यांकन, ये दो चीजें परंपरागत हैं, जिसमें क्या करते हैं, पहला छात्रों की प्रगति के आकलन के लिए, कक्षा के अभिलेखों के मूल्यांकन के लिए, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन के लिए, ज्ञान की क्षमता का आकलन करने के लिए। बिल्कुल यहां पे जो सबसे सटीक आंसर है वो छात्रों की प्रगति का आकलन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन टेस्ट लेते हैं। अचीवमेंट टेस्ट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अचीवमेंट टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सबसे सटीक आंसर होगा। इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 1 होगा। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बालक क्या होता है, सॉरी, ये जो प्रक्रिया होती है अचीवमेंट टेस्ट जो होता है, ये शिक्षकों के द्वारा लिया जाता है। इससे बालकों के वास्तविक असेसमेंट किया जाता है, अर्थात बालकों की वर्तमान स्थिति कहां पर है। और ये टेस्ट भी जो होते हैं, जो 2 प्रकार से होते हैं, एक फॉर्मेटिव होते हैं, एक समेटिव होते हैं, एक, ठीक है। तो इस तरीके से मूल्यांकन भी मूल रूप से जो होता है वो हमारा 2 प्रकार से होता है। एक क्या होता है, जैसे हम लोग एग्जाम लेते हैं तो एक अर्धवार्षिक परीक्षा होता है, एक पूरा ईयरली एग्जाम होता है, एक हाफ ईयरली एग्जाम। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे आकलन होते हैं, हमारे असेसमेंट होते हैं, यही हमारे मूल्यांकन का कारण है। तो ये किससे संबंधित होता है, छात्रों की प्रगति के आकलन से संबंधित होता है। ओके गाइस, आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट आंसर और लास्ट क्वेश्चन, और देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है 150 नंबर, और ये डेफिनेशन अभी संवेग का चैप्टर मैंने अपनी पेड क्लास में नहीं पढ़ाया है, जो नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डेज में पढ़ाने के मूड में हूं। तो ये अचानक मुझे याद आ गया। देखिए, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, या किसका स्टेटमेंट है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, निश्चित तरीके से यह किसका स्टेटमेंट है? देखिए भाई, इसमें स्टेटमेंट सीधे सीधे आपको याद होना चाहिए। तो मैंने बताया संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा वुडवर्थ ने कहा था। किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था कि संवेग, यहां पे वुडवर्थ गलत टाइपिंग हुआ है, वुडवर्थ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ऐसा वुडवर्थ ने कहा था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की बात कही थी। हाँ, जीन पियाजे का एक अच्छा सा स्टेटमेंट आपको मैं चर्चा करना चाहूंगा। जीन पियाजे ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि जो बालक, जो शिशु होता है, जब वो जन्म लेता है तो वह नई सृष्टि के साथ या नए सृष्टि के साथ अपने आप को समायोजित करता है। क्या करता है? अपने नए सृष्टि में नए वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित करने के लिए प्रयास करता है। इस तरीके से उनका स्टेटमेंट था। जबकि वैलेंटाइन ने क्या कहा था? वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा था। क्या कहा था? वैलेंटाइन ने इसे क्या कहा था? सीखने का आदर्श काल कहा था। किस अवस्था को? शैशवावस्था को। रॉस का एक बड़ा सा अच्छा स्टेटमेंट है, इन्होंने बाल्यावस्था को परिपक्वता काल कहा था। क्या कहा था? बाल्यावस्था को परिपक्वता काल कहा था। बाल्यावस्था को इन्होंने परिपक्वता काल कहा था। और हां, एक बात और है, बीएड वाले, जो शिक्षा दर्शन वाला पक्ष है, कभी आपने पढ़ा होगा शिक्षा एवं दर्शन एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, हालांकि टेट में नहीं पूछा गया है, तो यह याद रखिएगा, यह भी स्टेटमेंट जे रॉस का है। तो क्या गाइस, ये इस तरीके से आज हमारे 30 क्वेश्चन के सेट रहे, और जो 2013 की यूपी टेट के प्रश्न उत्तरी को हमने सॉल्व किया। निश्चित तरीके से आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ नेक्स्ट डेट पर। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।